अर्ली 1945 तक एलाइड फोर्सेस ने जापानीज एम्पायर के ज्यादातर आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया था। एक एक करके जापान के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ढहते जा रहे थे, लेकिन अब आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप बाकी था, जापान के होम आइलैंड पर सीधा अटैक। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जापानी सोल्जर्स ने हर मोर्चे पर यह साबित कर दिया था कि वो आसानी से सरेंडर करने वालों में से नहीं है। बैटल ऑफ इवो जिमा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। कहने को तो वो एक सिर्फ छोटा सा आइलैंड था, लेकिन उसे जीतने के लिए यूएस मरीन्स को महीनों तक खूनी बैटल लड़नी पड़ी। जापानी सोल्जर्स बिना हार माने और बिना पीछे हटे अपनी आखिरी सांस तक लड़े थे। इसीलिए अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि जापान पर अटैक कहां से किया जाए। इसके लिए उन्हें एक सही लॉन्च पैड चाहिए था, एक ऐसी जगह जहां से वो जापान के हार्टलैंड पर डायरेक्ट अटैक कर सकें, और इसके लिए सबसे परफेक्ट जगह थी ओकिनावा। ओकिनावा कोई मामूली आइलैंड नहीं था, ये जापान की डिफेंस स्ट्रेटजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। अगर यूएस फोर्सेस इस पर कब्जा कर लेते तो जापान पर हमला करना उनके लिए काफी आसान हो जाता। इसी वजह से जापानीज आर्मी ने इसे एक फोर्ट्रेस में बदल दिया था। उन्होंने यहाँ एक नेवल बेस और 7 एयर बेस बनाए। इनफैक्ट इस आइलैंड के जियोग्राफिकल लोकेशन भी उनके फेवर में थी। एक तरफ जहाँ नॉर्थ में उबड़ खाबड़ पहाड़ियां और गहरी खाइयां थी, तो वहीं साउथ में लाइमस्टोन रिजेस और गुफाएं थी, जिनमें जापानीज सोल्जर्स आसानी से छिपकर अटैक कर सकते थे। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि ओकिनावा सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं था, बल्कि वहां 4,35,000 सिविलियंस भी रहते थे। लेकिन ये लोग असली जापानीज नहीं थे, उनकी कल्चर अलग थी। ये रुकियान कल्चर से जुड़े हुए थे। वे अलग भाषा बोलते थे और अलग परंपराओं में विश्वास रखते थे। इसी वजह से जापानीज अथॉरिटीज इन्हें इंफीरियर मानती थी, यानी निम्न स्तर का। लेकिन अब जापानीज अथॉरिटीज उनके दिमाग में ये प्रोपेगेंडा डाल रही थी कि अगर अमेरिकन्स ने ओकिनावा पर कब्जा कर लिया तो वे बुरी तरह टॉर्चर करेंगे।